अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंजीनियर्स एकेडमी में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स की एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो मेथड्स हैं उन पे वन बाय वन वीडियोस बनाएंगे और हर मेथड पे हम एक दो एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस से पहले हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर रिफर टू अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स यूज टू सपोर्ट द लोड इज़ नोन एज स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल में दे रहा है कि बिल्डिंग ब्रिज होगी, टावर की। फॉर सपोज अगर हम कह रहे हैं एक रूम ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि एक रूम है, तो आप देखेंगे कि रूम में कॉलम भी होगा, बीम भी होगा, रूफ भी होगी, विंडो होगा, डोर होगा। तो ये सारे जो पार्ट हैं ना, इनको कनेक्टेड करके एक सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है? एक साइंस एंड आर्ट है जिसमें हम उस स्ट्रक्चर की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे कि वो सेफ़ भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब उसके बाद होती हैं इसके फेजेस। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के जो क्या फेजेस होते हैं, अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके दो फेज़ होंगे, प्लानिंग फेज़ होगा और कंस्ट्रक्शन फेज़ होगा। अब प्लानिंग फेज़ में हम प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ लोड करेंगे और स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे। तो अगर हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अगर हमारा स्ट्रक्चर सेफ़ आता है तो हम कंस्ट्रक्शन फेज़ में चले जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद वो अनस्टेबल आता है तो हम फिर इसकी लोड एस्टिमेशन की रिवाइज़ करेंगे या रीडिज़ाइन करके हम फिर एनालिसिस करेंगे। जब तक ये सेफ़ नहीं आएगा तब तक ये रिवाइज़ करते रहेंगे और जब सेफ़ आ जाएगा तो हम कंस्ट्रक्शन फेज़ में चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल, अब आ गया कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम करते क्या हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चर सेफ़ है या अनसेफ़ है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर हम आपको थोड़ा आगे देखे जाएं, ये देखिए। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर, अगर वो स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम उसके रिएक्शंस सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि उसके सपोर्ट रिएक्शन हम फाइंड कर लेते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उसके रिएक्शन फाइंड ना कर सकें तो उसको इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या करते हैं कि अगर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो या इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो, हम उसके स्लोप, डिफ्लेक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सारा कुछ हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में फाइंड करते हैं। फिर हमें एक रीजन के हिसाब से कोड गिवन होते हैं, जैसे IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड हो गया, यूरो कोड हो गया, S2 हो गया, ACI हो गया, ये सारे हमें कोड गिवन होते हैं। उस कोड, अब जिस कोड को हम फॉलो करेंगे उस कोड के हिसाब से अगर स्ट्रक्चर सेफ़ है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबल है और फिर हम कंस्ट्रक्शन फेज़ में चले जाएंगे। अगर वो उस कोड के हिसाब से वैलिड नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो अनसेफ है, अनस्टेबल है, और फिर हम दोबारा उसकी रीडिज़ाइन करेंगे, उसकी लोड एस्टिमेशन दोबारा से चेंज करेंगे और फिर हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर के जो पार्ट होते हैं उनकी स्लोप फाइंड करते हैं, यानी एंगल, उसकी डिफ्लेक्शन कितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके सपोर्ट रिएक्शन क्या आ रहे हैं, उसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बन रहा है। ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। अब ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड है। ठीक है। अब कौन कौन से मेथड है? अब स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कई मेथड है, पर मैंने यहाँ पे कुछ चार मेथड लिखे हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड है, यूनिट लोड मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है, कंजुगेट बीम मेथड है। तो हम इस सीरीज़ में ये सारे जो मेथड हैं ये सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उसके बाद हम जो हैं कुछ और भी मेथड हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और इन पे एक दो एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे सब सारे मेथड्स पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं, वो मैं आपको पहले क्लियर करा के जाऊँ, फिर हम मेथड पे चली जाएंगे। ठीक है।
तो ये मैंने डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर आपको बता दिया, जिसके जो रिएक्शन है वो 3 से ज़्यादा ना हो या वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उसके हम रिएक्शन फाइंड कर लें तो वो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। अब आ जाते हैं इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व क्या होता है कि जो हमारे पास एक न्यूट्रल अगर बीम पड़ा है तो वो उसका सरफेस जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। जब उस पर लोड लगेगा और वो डिफॉर्म शेप में आ जाएगा इस तरह कुछ, तो इस डिफॉर्म शेप को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये इलास्टिक कर्व की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्लोप, जो हम इसको एंगल भी बोलते हैं। स्लोप क्या होता है कि जो ये डिफॉर्म शेप बनाए ना इस बीम का, अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें और उस टेंजेंट लाइन के टेंजेंट लाइन से अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से उस टेंजेंट लाइन तक जो एंगल बनेगी इसको हम स्लोप बोलते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो इस चीज़ का, इस पॉइंट का जो एंगल बनेगा वो इस पॉइंट का स्लोप होगा। अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे एंगल फाइंड करें तो इस पॉइंट का वो स्लोप होगा। ऐसे इसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन एक वर्टिकल डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक। ये जो इसकी जो न्यूट्रल पोजीशन है इसकी हॉरिजॉन्टल, इस पोजीशन से जब लोड पड़ने के बाद ये डिफॉर्म शेप में आ गया तो उस न्यूट्रल पोजीशन से डिफॉर्म शेप तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। यानी कि इस न्यूट्रल पोजीशन से जो डिफ्लेक्टेड पोजीशन है जो एंगल बनेगी इसको हम स्लोप बोलते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको हम डिफ्लेक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट की ये डिफ्लेक्शन होगी, अगर यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ पे ये इसकी डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन क्लियर है। अब आ जाता है इसके इन कंडीशंस पे। तो इन कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो इन सपोर्ट होते हैं, यानी कि जो बीम पे जो हम लास्ट में जो इन पे जो सपोर्ट देते हैं, तो वो सपोर्ट के भी कुछ टाइप होते हैं। जैसे ये इसका टाइप हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इनका बहुत सारा डिफरेंस होता है, इनके रिएक्शन में डिफरेंट होता है। तो वो हम आगे जब एग्जांपल करेंगे वहाँ पे, जब इस चीज़ जैसी कोई फिगर देखेंगे, इस सपोर्ट देखेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर करेंगे कि इसमें कितने रिएक्शन हैं और किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये हमें मालूम होना चाहिए कि किस सपोर्ट में कौन सी चीज़ पॉसिबल है और कौन सी नहीं है, क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम आएंगी। क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन के बाद, जब हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड में जब इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे जब हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इस सपोर्ट कंडीशन की हेल्प से हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे रोलर सपोर्ट, ये सपोर्ट आ जाए तो वहाँ पे स्लो पॉसिबल है बट डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी। अगर ये इस तरह की सपोर्ट रिएक्शन हो तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी, पर स्लोप जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह की अगर इन सपोर्ट हो तो उसकी कंडीशन क्या है कि वहाँ पे स्लोप सेम, वहाँ पे स्लो पॉसिबल है बट डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे फिक्स सपोर्ट आ जाए तो वहाँ पे दोनों ही पॉसिबल नहीं है, यानी डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगी और स्लोप भी ज़ीरो होगी। यानी कि इस सपोर्ट के ऊपर ये चीज़ें ऐसे होंगी। ठीक है, ये कंडीशन बहुत आगे काम आएगी, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे स्लोप है और कहाँ पे डिफ्लेक्शन है और कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डबल इंटीग्रेशन मेथड, जो इसका पहला मेथड है। ठीक है, अब डबल इंटीग्रेशन मेथड करने से पहले आपको ये गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम डबल इंटीग्रेशन की डेरिवेशन करेंगे और फिर हम उसकी इक्वेशन पे एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में ये हमने बहुत सारा स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में सीख लिया। अब आगे हम 1 बाय 1 सारे मेथड्स पे वीडियो बनाएंगे और उनके एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।